जो बात 6, 7 या 8 क्लास में आपसे पूछी जाती थी कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, आप बड़े एनर्जी के साथ कहते थे डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने का अब ये लास्ट आपके पास मोमेंट है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत सारी पीडीएफ मौजूद है, बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, वो सारी मटेरियल को लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी अब ऐप्स भी आ गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, तो वहां से वो मटेरियल लेते हैं और वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ये जो ऑनलाइन का खतरा है ना, ये एमडी कैट में कम से कम आपको नहीं लेना चाहिए। शीट हम बनाते हैं पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट, और इसके अंदर बच्चे को बता देते हैं कि तुम्हारा प्रेडिक्टेड स्कोर ये है, तुम अपने टारगेट स्कोर से इतने मार्क्स पीछे हो। अगस्त में अगर स्टार्ट नहीं करेंगे, सितंबर में करेंगे, तो 1 महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। टाइम को अपना कवर करने की कोशिश करें, टाइम जाया ना करें। अब से वेट नहीं करना। एमडी कैट फुल लेंथ 2026 सेशन का आगाज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज मेरी वीडियो का मौजू जो है वो एमडी कैट फुल लेंथ 2026 सेशन का आगाज़ जब हो रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमडी कैट को समझना चाहते हैं कि एमडी कैट जो है वो क्या है, और एमडी कैट में जब IB ग्रेड्स तैयारी कराता है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, फुल लेंथ कोर्स का मतलब क्या है, क्रैश कोर्स का मतलब क्या है, एमडी कैट का मटेरियल, रिसर्च मटेरियल कहाँ से मिलता है, टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, कितने टेस्ट सॉल्व करने पड़ते हैं, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, किन बोर्ड्स की बुक्स पढ़नी होती हैं। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं जब वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में या फिर A से A2 में आते हैं। तो जैसे ही वो A2 में या सेकेंड ईयर में आते हैं तो उनको ये बात मालूम होती है कि अब सेकेंड ईयर नहीं करना, अब सिर्फ A2 नहीं करना, बल्कि साथ में ही एमडी कैट का एक प्रिपरेशन कोर्स होता है, उस कोर्स को भी कंप्लीट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस उम्मीद के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं कि हम सब ये कोर्स भी कर लेंगे और अच्छा स्कोर ले आएंगे और इंशाल्लाह डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन इस पूरे जर्नी में जो चीज़ें रह जाती हैं उनकी, जो कि वो सोशल मीडिया से कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि वो मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करना चाहते हैं, वहाँ से वो चीज़ नहीं आ पाती और वो गैप उनके रिज़ल्ट में कमी का बाइस बनता है। लेकिन क्योंकि देर हो चुकी होती है तो फिर वो बच्चा या तो गैप ईयर ले, या वो अपना डिज़ाइन चेंज कर ले, अपना इंटरेस्ट चेंज कर ले, अपनी फील्ड चेंज कर ले और किसी और फील्ड में जाके एडमिशन ले ले। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा। एमडी कैट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड के क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी है, किन किन चीज़ों पे अमल करना है, किन किन चीज़ों को इग्नोर करना है। अक्सर लोग अमल करने वाली चीज़ें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन किन चीज़ों को इग्नोर करना है वो नहीं समझ पाते, जो कि उनके डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनती हैं और उनके रिजल्ट में कमी का बाइस बनते हैं। एमडी कैट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके 12 साल के ड्रीम को एक ही टेस्ट में या तो पूरा करने का जवाब बनता है, उससे एक ही टेस्ट के ज़रिए आपकी उम्मीद को पूरा करता है या फिर आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है। तो ये एमडी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज असेसमेंट टेस्ट कहलाता है, और इसमें पूरे पाकिस्तान से, तमाम प्रोविंस से, तमाम शहर से लोग, बच्चे, स्टूडेंट शामिल होते हैं और फिर ये टेस्ट देते हैं। एमडी कैट देने से आपकी MBBS और BDS के ऑप्शंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो जाते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। दोनों ही कॉलेजेस में आपको एमडी कैट में अच्छा स्कोर लाकर एमडी कैट में पासिंग क्राइटेरिया कवर करने के बाद ही एलिजिबिलिटी बनती है कि आप एडमिशन ले सकें। तो ये जो टेस्ट है एमडी कैट का, इसलिए इस लिहाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है कि MBBS और BDS की जो हमारे पास सीट्स की लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, और डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS BDS करना होता है, या फिर आप वो PhD करते हैं तो फिर आपके नाम के साथ डॉक्टर का नाम जो है वो जुड़ जाता है। अदरवाइज आप MBBS और BDS जब करते हैं तो आपको इस एमडी कैट को क्लियर करना और इसमें अच्छा स्कोर करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एमडी कैट का टेस्ट है ये साल में कितनी दफ़ा होता है और इसकी तैयारी या इसकी फ़िक्र आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए। एमडी कैट पूरे साल में एक दफ़ा लिया जाता है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो तमाम स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट ईयर कर चुके हैं और AS कर चुके हैं
उसके बाद फिर वो अपने एमडी कैट की तैयारी करते हैं। मैट्रिक का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए हमारा सजेशन या हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि वो अभी अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ले मैट्रिक करने के बाद, और उसके बाद सेकेंड ईयर से जब वो सेकेंड ईयर स्टार्ट करे, जो कि अगस्त में स्टार्ट करता है, तो अगस्त से ही अपनी एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दे। इसमें दो राय आती हैं, कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना फीडबैक ये देते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर लें, और कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं भाई हमें तो सेंटर ज्वाइन करना है, हमें कैंपस जाना है, वहाँ क्लास लेंगे, वहाँ फोकस होगा, टीचर पढ़ाएगा, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया है इसी तरीके से हम आगे एमडी कैट की तैयारी भी करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि शुरू दिन से, चाहे वो 9th क्लास हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या एएस हो, ओ लेवल्स हो, तमाम क्लासेस में उन्होंने टीचर की असिस्टेंस से ही आगे बढ़े। और अब अगर वो ये चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, मैं खुद ही किताबें पढ़ लूँ और ख़ुद किताब पढ़ के इसके एमसीक्यूज़, इसके बीसीक्यूज़ सब खुद तैयार कर लूँ और एमडी कैट में एक अच्छा स्कोर कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो रास्ता है ना, सेल्फ स्टडी वाला, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज तक तो सेल्फ स्टडी नहीं की, आज तक तो कोचिंग सेंटर से या कॉलेजेस से उन्होंने प्रिपरेशन की और अपने एग्ज़ाम्स दिए और उसमें अच्छे ग्रेड्स और परसेंटेज ली। तो आगे भी उनका रास्ता ऐसा ही है कि उन्हें असिस्टेंस के साथ चलना है। एटलीस्ट ये जो एमडी कैट है ना, इसमें तो असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, और वो भी असिस्टेंस ऑनलाइन या घर बैठ के कंफर्ट जोन में नहीं होगी पूरी। वो असिस्टेंस आपको चलकर एक टाइम निकाल कर किसी टीचर के पास, एक्सपीरियंस टीचर के पास जाना होगा और फिर जाकर अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा और साथ में प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये जो प्रिपरेशन का सारा टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बच्चा एमडी कैट अच्छा स्कोर करना चाहता है, और एमडी कैट क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना होता है। इसमें आगे जाके मैं अभी और मज़ीद बात कर लूँगा कि एमडी कैट से सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस की तैयारी नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूरी किसके लिए, ज़रूरी है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, लेकिन इससे तैयारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की हो जाती है जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि एमडी कैट पाकिस्तान में साल में एक दफ़ा होता है और इसकी तैयारी का बेहतरीन टाइम अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग अगस्त से स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरह से जाते हैं। तो जितना वो डिले करते जाएंगे उनकी तैयारी सख्त होती जाएगी, मतलब टाइम कम हो जाएगा और चीज़ें ज़्यादा कवर करने के लिए तो फिर आपको एक टफ टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक आपको कोर्स कंप्लीट करना होता है, दूसरी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। दोनों ही बहुत स्मार्ट तरीके से करना होता है, क्योंकि एक पूरे साल के अंदर 12 महीने के अंदर आप जब ये तैयारी करने जाते हैं तो जितनी ज़्यादा आप अपना रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना अच्छा स्कोर आप ले आते हैं। तो इसलिए इस टेस्ट को आप डिले ना करें, सबके लिए ये एक सजेशन है, ये एक रिकमेंडेशन है कि आप लाजमी इसको फौरी तौर पर, जैसे ही आप A2 की क्लास स्टार्ट किया करें और जैसे ही आप सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करें तो आप एमडी कैट की प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट कर लें। फिर एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आएगा, सर मैं कॉलेजेस की क्लासेस लूँ या मैं आपकी एमडी कैट की क्लासेस लूँ? आप कह रहे हैं कैंपस में आना ज़रूरी है, कैंपस में पढ़ना ज़रूरी है, फिज़िकली क्लासेस लेना ज़रूरी है, तो ये क्लासेस मैं कैसे मैनेज करूँगा? बहुत आसान है। ठीक है, यही इस वीडियो के ज़रिए मैं ये पैगाम आपको देना चाह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी फंसें तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से राय लिया करें ताकि आपको वो रास्ता निकाल के दे दें। बहुत आसान रास्ता है, वो ये है कि 5 दिन जब आप कॉलेज जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आप कॉलेज को दें या आप कोचिंग सेंटर्स को दें जिसमें आपका सेकेंड ईयर या जिसमें आपका A2 ये कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद रेस्ट ऑफ द सैटरडे एंड संडे जो 2 दिन आपके पास बच रहे हैं, ये इन 2 दिनों को आप अपने एमडी कैट के लिए सेट कर दें, अपने शेड्यूल में डाल दें कि सैटरडे संडे तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने एमडी कैट करना है। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे में फ्री होते हैं, तो ठीक है वो वेडनेसडे, थर्सडे अपना एमडी कैट को दे दें और बाकी दिन अपने इंटर को दे दें। 5 डेज़ का प्रोग्राम आपका इंटर या A-levels का होना चाहिए और 2 दिन का आपका एमडी कैट जब तक इंटर चल रहा है। और जब इंटर या A-levels ख़त्म हो जाए, मार्च और अप्रैल में इसके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स के बाद फिर आप 7 दिन आपको एमडी कैट के लिए देने होते हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी शेड्यूल की बात कि आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे। फिर एक चीज़ है इसमें कि एमडी कैट का सिलेबस क्या होता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर ये MD-CAT का सिलेबस क्या है, ये क्या वो नहीं है जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था या फर्स्ट ईयर में पढ़ा था या हमने ए लेवल्स में पढ़ा था। तो MD-CAT का सिलेबस और MD-CAT का पैटर्न मैं इंशाल्लाह दोनों चीज़ आपके सामने रखता हूँ। देखिए MD-CAT के सिलेबस में जो PMDC के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स रखे गए हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है। फिर इन्होंने तमाम बोर्ड्स को, हमारे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान में बोर्ड्स हैं जो बच्चों को मैट्रिक, इंटर या ए लेवल्स कराते हैं, तो इन तमाम बोर्ड्स के करिकुलम को सामने रखते हुए जो कॉमन पॉइंट्स थे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इन सब को एक जगह किया और फिर एक सिलेबस डिज़ाइन किया है। वो सिलेबस PMDC की वेबसाइट से आपको मिल जाता है बआसानी, आप जाके लास्ट ईयर का या इस ईयर का सिलेबस ले सकते हैं। अब वो सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसके अंदर टॉपिक की हेडिंग, फिर सब टॉपिक लिखे हुए हैं। बट अक्सर ये आपने सुनी होगी बात कि MD-CAT का जो पेपर है उसके जो MCQs हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। ये जो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है ना, इसको आप समझ लें ताकि आपकी ट्रेनिंग, हम वैसे जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम क्लास में भी अक्सर उनको इस बात की ट्रेनिंग करते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस जो बात है ये कितनी % ठीक है और इसका असर आपके रिजल्ट में ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है वो ये है कि जब हम सिंध बोर्ड से पढ़ते हैं, हम सिंध बोर्ड की किताब को सॉल्व कर रहे होते हैं, इससे अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, और अगर इसमें जो मौजूद इन्फॉर्मेशन है उससे हटकर फेडरल बोर्ड की किताब लेकर कोई टेस्ट बन गया है या उसका सवाल आ गया या पंजाब बोर्ड की किताब आ गई है या कोई और बोर्ड से उस सवाल को पूछ लिया गया है, तो ये कहलाता है कि भाई ये उन्होंने सिलेबस में नहीं बताया था और ये सवाल ऐसे क्यों आ गया, ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। ये वहाँ होगी बात जहाँ बच्चे की प्रिपरेशन ऑन ट्रैक नहीं होगी। तो हमारे यहाँ MD-CAT की प्रिपरेशन ऑनलाइन भी होती है, यूट्यूब चैनल से भी बच्चे करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो कर रहे होते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते कि MD-CAT की जो ख़तरनाक चीज़ें, जो सिलेबस के से हटके जो बातें पूछी जाती हैं, सिलेबस को किस लिहाज से आगे लेके चला जाएगा, अगर एक्सपर्ट लोग नहीं हैं जिन्होंने 10, 12, 15, 20, 25 सालों से MCAT को देखा हो, समझा हो और उसके अंदर पार्टिसिपेट किया हो कि जो इनके क्वेश्चंस बनते हैं, जो इनके MCQs और BCQs बनते हैं, ये MCQs BCQs जो है वो कहाँ से बनते हैं और किस स्टाइल के बनते हैं और बच्चे ने इसमें किस तरह तैयारी करनी है कि वो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाएं तो भी उनको अच्छे से कर ले और उसके मार्क्स कम ना हो, वो कहीं पर भी मार्क्स लूज ना करे। तो ये एक सिलेबस की मुश्किल बात है कि हमारे पास सिंध बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, इनकी मुख्तलिफ किताबें हैं, बायोलॉजी की किताब अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, इन सब में अलग अलग किताबें यूज़ होती हैं। तो इन सब को एक साथ कैसे लेके चले, तो अब इन सब को एक साथ ले जाने के लिए अगर टीचर एक्सपर्ट है, अगर आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो इन तीनों, चारों, पांचों बोर्ड को अच्छे से देख चुका है, समझ चुका है कि किस में कितना डिफरेंस है और कितना रिजेम्बलेंस है, इन तमाम चीज़ों को फिर वो एक जगह करता है, वो एक रिसर्च मटेरियल बनाता है और उस मटेरियल के तहत फिर आपको वो गाइडलाइंस देता है, क्लासेस देता है, कोर्स कंप्लीट कराता है। तो अगर आपने किसी एक्सपर्ट की राय लेकर ये तैयारी की है तो अपना टाइम भी बचाया है और आप उस खतरे से भी बचें कि वो आउट ऑफ सिलेबस अगर सवाल आ गए तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी बात पे, टेस्ट पैटर्न पे। कि सिलेबस तो ये हो गया, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी और इंग्लिश होगी, लेकिन कितने क्वेश्चन होंगे, कितने बायोलॉजी के होंगे, कितने केमिस्ट्री के होंगे, कितने फिजिक्स के होंगे। तो रिसेंटली इस साल 2025 का जो टेस्ट आने वाला है अभी 5 अक्टूबर को, इसके लिए पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया और ऐसा होता रहता है। ऐसा होता रहता है कि MD-CAT में जो बच्चा पीछे 2-3 सालों से सोचकर आगे बढ़ रहा होता है, किसी ने अपने सीनियर से कुछ फीडबैक लिया होता है, वो राय एकदम चेंज हो जाती है और फ़ौरन ही कुछ नया आ जाता है। तो अभी इस साल भी ऐसे ही हुआ है कि 200 क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न था 200 क्वेश्चंस पे डिवाइडेड था, वो टोटल 200 MCQs होते थे, लेकिन इस साल उसको 180 कर दिया गया। उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी कम कर दिए गए। अब 81 बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, 36 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 9 इंग्लिश और 9 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल हमारे पास पेपर पैटर्न MD-CAT का अब रह गया कि हमारे पास इस साल जो पेपर आने वाला है वो ये है। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस की तादाद, लेकिन इसके बाद इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है वो क्या होगा, तो वो होता है MCQ बेस्ड। बहुत कम इसमें BCQs भी आ जाते हैं, लेकिन MCQ बेस्ड
मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू बेस में कहीं 4 ऑप्शन और कभी कभी 5 ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो जब बच्चा इंटर या ए लेवल से यहाँ आता है एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस करने में, तो वो उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कन्फ्यूजन को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। कोई भी कंसेप्ट है जो उसने वहाँ पे पढ़ा है अपने इंटर में, ए लेवल्स में, यहाँ आकर वो 4 ऑप्शन में जैसे ही डिवाइड होता है तो वो कन्फ्यूज हो जाता है ABCD में और उसको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा होता। अब ये चीज़ कैसे सही होगी? ये चीज़ एक तो उसका कंसेप्ट रिवाइज हो, उसमें अगर एरर है तो उसकी एरर की रेक्टिफिकेशन हो, और तीसरा उसकी प्रैक्टिस हो उन तमाम मटेरियल से जो मटेरियल MD कैट में पिछले सालों में आ चुका है और अब आने की एक्सपेक्टेशंस है कि अब जो है इस साल MD कैट में आ जाएगा। तो सिलेबस और पैटर्न ये दोनों चीज़ें अच्छे से जो समझ लेता है फिर उसको तैयारी करने में आसानी होती है। फिर आ जाते हैं MD कैट फुल लेंथ प्रेप और क्रैश प्रेप में क्या फ़र्क है। देखिए, फुल लेंथ हमारी जो कोर्स होता है वो तकरीबन 12 महीने तक हम जैसे अगस्त से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सितंबर में आपका टेस्ट होगा, तो पूरा साल ही आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। और जो लोग फिर 1, 2, 3 महीने डिले करके एडमिशन लेते हैं तो उनका टाइम कम होता रहता है, और जितना टाइम कम होगा उतना ही फिर आपके लिए टफ हो जाएगा ये प्रिपरेशन करना। क्रैश ये होता है कि जब एग्ज़ाम्स हो जाएं और एग्ज़ाम्स के बाद स्टूडेंट जो जून, जुलाई, अगस्त ये 3-4 महीने मिलते हैं उसमें प्रिपरेशन करते हैं। रिकमेंडेशन हमेशा यही रही, सजेशन हमेशा यही है कि रिकमेंडेशन हमेशा यही है, सजेशन हमेशा यही है कि आप अपने सेकेंड ईयर के साथ, अपने A2 के साथ जब आप पहली क्लास स्टार्ट करें उसी के साथ आप MCAT भी स्टार्ट करें। हमने इसके लिए बहुत कोशिश की और हमने इस चीज़ को अब यहाँ पर बहुत आसानी से मैनेज कर लिया है कि अगस्त से ही MD कैट के बैचेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो लोग अगस्त से स्टार्ट करेंगे, सितंबर से स्टार्ट करेंगे, बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग फुल लेंथ कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। फुल लेंथ कोर्स का मतलब ये होता है कि उन्होंने प्रॉपर अपना एक एक चीज़ कोर्स की कंप्लीट की है विदाउट एनी कहेंगे कि फास्ट ट्रैक पर जाके, फास्ट ट्रैक नहीं गए और बहुत स्लो एंड इफ़ेक्टिव वे में हर चीज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ा, जितनी चीज़ें करनी थी वो सारी की, उसके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला। ये तमाम चीज़ें अक्सर बैचेस में जो अगस्त से स्टार्ट होते हैं तो उनका 90 और 80% कोर्स जो है वो उनका बिफोर एग्ज़ाम ही कंप्लीट हो जाता है। जब ये कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद उनकी फिर प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा ट्रैक है कि जिसमें अगर आपको MD कैट में अच्छा स्कोर करना है तो फिर आपको इस तरह जाना होगा कि आप बिफोर एग्ज़ाम्स अपना कोर्स कंप्लीट करें और आफ्टर एग्ज़ाम फिर आप उसमें प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको अगर मटेरियल बहुत सारा सॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए। ये जो लोग इस तरह से करते हैं कि एग्ज़ाम्स के बाद अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कोर्स कंप्लीट करने में वहाँ पर उनका प्रैक्टिस सेशन रह जाता है। तो MD कैट फुल लेंथ जो हमारा कोर्स है इसके अंदर फिर हम अगस्त से स्टार्ट लेते हैं, सितंबर से स्टार्ट लेते हैं, या कुछ स्टूडेंट अक्टूबर से स्टार्ट लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम के बाद लेने वाले क्रैश कोर्स कहलाते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि आप फुल लेंथ में एडमिशन लें और फिज़िकली क्लास में एडमिशन लें, ऑनलाइन वगैरह पे ना जाएं, यूट्यूब चैनल्स पे ना जाएं, इनसे शेड्यूल नहीं बनता, इनसे आपका फोकस नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, मटेरियल का कुछ नहीं पता होता, कौन सा मटेरियल कब सॉल्व कर रहा है, कभी किसी क्लास में कनेक्ट किया तो कुछ और चल रहा था, अभी कनेक्ट किया तो कुछ और चल रहा है। तो जिस तरह आपने कॉलेज और अपने स्कूल्स आपने कंप्लीट किया है इसी तरह आपको MD कैट के लिए भी 1 साल की बात है, इसको भी इसी फोकस के साथ आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो बात 6, 7 या 8 क्लास में आपसे पूछी जाती थी कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, आप बड़े एनर्जी के साथ कहते थे डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने का अब ये लास्ट आपके पास मोमेंट है कि ये एक आखिरी एग्ज़ाम है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो इंशाल्लाह आप अपने इंटर की परसेंटेज या लेवल्स के ग्रेड्स के साथ MD कैट का अच्छा स्कोर भी करने के बाद आप ज़रूर MBBS और BDS में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद एक चीज़ आती है कि सर आप लोग इसमें आपकी प्रिपरेशन का कराने का तरीका क्या है, आप किस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे यहाँ जो IB ग्रेड्स में क्लासेस होती हैं, IB ग्रेड्स में बच्चे जो फिज़िकली हमारे यहाँ के पढ़ते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। 1 बाय 1 मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ जब बच्चा इनरोल्ड होता है, जब वो एडमिशन लेता है तो उसका सबसे पहली क्लास जो होती है उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट PMDC के असाइन किए हुए और PMDC के बताए हुए जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक होता है।
उसमें उतने ही बायोलॉजी के, उतने ही फिजिक्स के, उतने ही केमिस्ट्री के, उतने ही लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं जितने उनके फाइनल पेपर में आते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले मरीज़ की तकलीफ जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है। तो डायग्नोस्टिक इसका इसीलिए नाम रखा गया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चा हमारे पास जो आया है इसका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कहाँ पर ये अटक रहा है, कहाँ इसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और कहाँ इसको कम ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जब तक किसी इंस्ट्रक्टर के पास, जब तक किसी मेंटोर के पास ये नहीं होंगी तो वो गाइडलाइंस नहीं दे सकता। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको यही नहीं बता सकता कि बेटा तुमने बायोलॉजी में कहाँ पर ज़्यादा वक्त लगाना है। मैंने क्या किया, बस बच्चा आया, क्लास दी और वो भी बस ऑनलाइन पे उसने ज्वाइन किया, उससे पूछा हेलो आई की, हाँ भाई ठीक हो, खैरियत है, चलो भाई शुरू हो जाओ। और इस तरह इस स्टाइल में एमडी कैट नहीं होता। माजरत, एमडी कैट के लिए आपको, ये तो पहला स्टेप मैंने आपको बताने जा रहा हूँ मैं, कि जो डायग्नोस्टिक है ये इतना ही सीरियस होकर हम लेते हैं जितना कि वो पेपर देने जाएगा अपना एमडी कैट का। पूरे 3 घंटे का ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जब वो दे देता है, हम इसको चेक करते हैं, इंस्ट्रक्टर इसको चेक करके इसका स्कोर बनाते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है। इसके बैक साइड पर जो वर्किंग होती है वो ये कि इस बच्चे की जो वीकनेस है उसको नोट किया जाए और इसको फिर उसी लिहाज से आगे बढ़ाया जाए। अब यकीनन ये बात 200 बच्चों के साथ या 400 बच्चों की क्लास में नहीं हो सकती है, ये एक स्मॉल साइज़ क्लास में हो सकती है जिसको मैनेज करने में आपकी लाजमी सी बात है आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होने का मसला नहीं है, रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो एमबीबीएस का डिज़ायर है ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ों से वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही इतने ज़्यादा विलिंग होते हैं कि अक्सर लोग तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार अब मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ, मेरे लिए तो ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। ये इस तरह का प्रोग्राम है, इस तरह का डिज़ायर है, और इसमें अगर हमने छोटी सी गलती कर दी कि हमने क्राउडेड क्लास कर दी जिसके अंदर जो चीज़ें करनी थी वो इसलिए नहीं की कि भाई इतने सारे बच्चों के साथ तो मैनेज ही नहीं हो सकता। अक्सर चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती कि लोग कहते हैं भाई इतने सारे बच्चे हैं, अब ये हम कैसे मैनेज करें, बस चलो हो गया, बस ठीक है, कोर्स कराओ जल्दी से, टाइम पे कोर्स करा दो और निकाल दो। तो ये चीज़, ये रूटीन नहीं होनी चाहिए। अब इस बच्चे का जब डायग्नोस्टिक हो जाता है, इसको फिर एक क्लास शेड्यूल मिलता है, एक क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस बच्चे को बता दिया जाता है कि आपकी जितनी शेड्यूलिंग होगी, जितनी अपडेट्स होंगी, वो सारी इस क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगी। इसमें कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई हम चीज़ें शेयर नहीं करते, मटेरियल शेयर नहीं करते। ये सिर्फ क्लास में क्लास शेड्यूल को और कोई अपडेट्स हैं तो उनको शेयर करने के लिए हम ग्रुप बना लेते हैं। इसके बाद वो बच्चा अगले ही वीक से रेगुलर क्लास लेना शुरू करता है। क्लास लेना, ये यहाँ पर इतनी सख्ती है कि इसके ऊपर हम एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं बच्चे से एडमिशन के वक्त, और अगर वो हमारे वीकेंड बैच में है तो वो बहुत तो 5 या 7 एब्सेंस कर सकता है। 5 से 7 एब्सेंस की एक गैप मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई एब्सेंस करता है तो फिर वो हमारी क्लास से एक्सपेल कर दिया जाता है। उसको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और फिर उसको हम एक्सपेल करते हैं, क्योंकि अगर वो हमारी एक क्लास में मिस कर रहा है तो अपनी बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स में से किसी एक चैप्टर को मिस कर रहा है। तो बहुत डेंस क्लास होती है, इसलिए टॉपिक मिस करना बड़ा नुकसान होता है। तो फिर हम उस बच्चे को शुरू में ही बता देते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि क्लास में आया और उसने छुट्टियां कर ली तो उसके बाद बता रहे हैं भाई तुमने छुट्टी कर ली, अब तो तुम्हें हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जब वो एडमिशन लेता है तो एडमिशन फॉर्म पर लिखा हुआ है, एडमिशन फॉर्म पर मेंशन है कि भाई आप क्लास में लेट नहीं आएंगे और आप क्लास एब्सेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर माहौल जो IB ग्रेड्स में बनाया गया वो इसीलिए इस तरह बनाया गया क्योंकि बच्चा पढ़ने आ रहा है, तफरी करने नहीं आ रहा। हमने उसको पढ़ाना है और उसका डिज़ायर जो है ना MBBS उसको पूरा करना है। उसकी उम्मीद है, उसके पेरेंट्स की उम्मीद है। हम उसको तफरियाँ कराने में लगाते हैं, हम उसको मजाक मस्ती में लगाते हैं, हाँ जितनी छुट्टी करनी है कर लो, कोई मसला नहीं, क्लास में जब आना है जब आ जाओ तुम, कोई इशू नहीं है तुम्हारा, तो बस तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया, बस हमारा काम पूरा हो गया। तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर बच्चा अगर आ रहा है और वो पढ़ रहा है तो वो चलेगा, और अगर वो उसने एडमिशन लिया और वो पढ़ नहीं रहा, वो क्लासेस नहीं दे रहा, तो सर वो बच्चा हमारे साथ नहीं चल सकता। हम उसको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ घर भेज देते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका काम अच्छे नहीं है, तो अपने काम अच्छे करें, आप रेगुलर रहें, रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो उम्मीद आपने हमसे लगाई है हम उसमें आपको बढ़ के ही मिलेंगे।
तो एक तो ये आपकी क्लास शुरू हो गई। अब क्लास शुरू होने पे जैसे जैसे वीक गुजरते जाते हैं तो हर वीकली जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं चैप्टर टेस्ट। ये फ्लेवर आपको हमारी क्लासेस में मिलता है जब वो बच्चा क्लास के लिए इनरोल्ड हो जाता है और क्लासेस लेना शुरू करता है, तो उसका हर वीक चैप्टर टेस्ट होता रहता है। तो ये तो उसके टेस्टिंग शुरू हो गई, यहाँ से वो चलना शुरू हो गया कि अब जो जो पढ़ता जा रहा है वो याद भी करता जा रहा है, वो प्रैक्टिस भी करता जा रहा है ताकि उसका चैप्टर टेस्ट अच्छा हो। अच्छा, ये जो चैप्टर टेस्ट है ये इसकी मदद हम लेते हैं अपनी डिजिटल ऐप से। अब इसकी बड़ी ख़ास बात है, जो डिजिटल ऐप हम यूज़ करते हैं इसका नाम है छाजाओ ऐप। ये वाहिद ऐप है पाकिस्तान में जिसमें बच्चे को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के जो भी MCQs दिए गए हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है। इस वक्त चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात कि कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके पास तरह की ऐप हो जिसके अंदर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन हो। हाँ, टेक्स्ट सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है लेकिन वीडियो नहीं है, मतलब टीचर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ आपको हर सवाल की एक एक्सप्लेनेशन मिलती है कि अगर आपने चैप्टर टेस्ट सॉल्व किया है और उस चैप्टर टेस्ट में 10 सवाल थे, 10 में से 2 गलत हैं, तो अगर गलत हैं तो उसको समझाए भी तो क्यों गलत हैं। तो एरर की रेक्टिफिकेशन नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो एरर रेक्टिफिकेशन का बेहतरीन सॉल्यूशन यही था कि उस बच्चे को रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दिया जाए। तो हमने उस ऐप में रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दे दिया। अब वो बच्चा घर बैठे अपने एरर रेक्टिफाई कर लेता है। लेकिन सिर्फ ये एरर रेक्टिफिकेशन घर बैठ के होती है, इसको कतई ये नहीं समझना है क्लास भी घर बैठ के ले लो। क्लास जो घर बैठ के ले रहे हैं वो तो बस समझ लें कि वो घर ही बैठे हैं फिर। तो इसलिए कोशिश यही हो कि आप क्लास लेने के लिए घर से निकले, लेकिन जो घर का काम है होमवर्क, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो आप घर पे कर लें। एक क्लास वर्क होता है, एक होमवर्क होता है। ये रूटीन आपकी बनी हुई है और इस रूटीन को बिल्कुल ना तोड़ें, इसको आप वैसे ही रहने दें। क्योंकि जब आप क्लास लेने आएंगे तो आप एक नियत के साथ आएंगे, एक फोकस के साथ आएंगे कि मैंने कुछ पढ़ने जाना है और टीचर की बात सुननी है। घर पे बैठे हुए वहाँ पे अम्मी ने आवाज़ दे दी, वहाँ से निकल के चले गए, भाई अब वो टीचर बोले जा रहा है, वो समझ रहा है वो बच्चा क्लास ले, वो तो चले गया अंडे लेने वो तो वहाँ चला गया अंडे डबल रोटी लेने के लिए क्योंकि अम्मी ने भेज दिया। ठीक है भाई। तो ये जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ये जो ऑनलाइन का ख़तरा है ना, ये MD कैट में कम से कम आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो बाकी एग्जाम्स आपके होते रहे वो तो कर लिएगा। एक दफ़ा आप MD कैट में अच्छा स्कोर कर लें, आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लें, उसके बाद आप कंप्लीट पूरी ज़िंदगी ऑनलाइन पे चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल आप ये ख़तरा ना लें। फिर आ जाते हैं जब ये वीकली टेस्ट होते हैं तो जब मंथ गुजर जाता है तो फिर हमारा होता है कैंपस पे, ऑन कैंपस हमारा मॉक टेस्ट होता है। ये दूसरा फ्लेवर है टेस्ट करने का। तो जब चैप्टर टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट होने के बाद फिर चैप्टर्स कंप्लीट जो हो गए 2, 3, 4 चैप्टर्स, तो उनका फिर हम मॉक टेस्ट लेते हैं। ये होता है मंथली। और जब ये मंथली टेस्ट हो जाते हैं और बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लेते हैं फुल लेंथ ग्रैंड टेस्ट। इन ग्रैंड टेस्ट में बच्चों को हम ये बता देते हैं कि सारे के सारा जो पैटर्न है इसका वो PMDC वाला है। अगर आपने इसमें एवरेज स्कोर अपना 160 प्लस किया तो इंशाल्लाह आप फाइनल टेस्ट में भी 160 प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से वो टेस्ट की तैयारी अपने इख्तिताम को पहुंचती है कि वो अपने टेस्ट इस तरह से कंप्लीट कर लेता है। अब इसमें बीच में जो हम मटेरियल टेस्ट करवा रहे होते हैं उसकी थोड़ी सी बात आप लोगों को बतानी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत सारी PDFs मौजूद है, बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, वो सारी मटेरियल को लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी अब ऐप्स भी आ गई हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, तो वहाँ से वो मटेरियल लेते हैं और वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब अगर कहीं पर सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ जगहों पर तो मैंने देखा कि एक्सप्लेनेशन आ गई है, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, बट टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में भी जो वर्ड्स हैं वो इतने मुश्किल हैं कि वो जब समझने बच्चा बैठता है तो वो सवाल की जगह उन वर्ड्स में फंस जाता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन ही समझ में नहीं आ रही, ये हम क्या करें। तो फिर वो टीचर्स की तरफ आते हैं। अब टीचर्स 1000 सवालों के जवाब तो आपको नहीं दे सकता कि अगर आप टीचर के पास जाते हैं तो वो कोई 1000 सवालों के जवाब दे दे। तो उसके लिए आपके पास उन तमाम का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन अगर मौजूद हो। अक्सर बच्चे मुझसे ये बात सवाल पूछते हैं कि सर हम कौन सा मटेरियल सॉल्व करें, तो मैं कहता हूँ जो सॉल्व हो चुका है वो सॉल्व करो, जिसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मौजूद है ना वो सॉल्व करो, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो बाद में ये ना पता चले कि ये सवाल तो गलत था, ये तो सॉल्व ही नहीं होना था, इसमें तो वैल्यूज ही गलत थी, इसमें तो ये मसला था, इसमें ये मसला था। ये सारे मसले कब नहीं होंगे, जब आप एक ऐसे मटेरियल को, एक ऐसे रिसर्च बेस्ड मटेरियल को लेके चलेंगे जिनका वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है।
और वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन पे मौजूद है, जो IB ग्रेड्स अपने हर स्टूडेंट्स को देता है कि जब स्टूडेंट क्लासरूम में आता है वो अपनी क्लासेस कंप्लीट करता है, साथ में वो इस डिजिटल ऐप के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये जो रिसर्च बेस्ड मटेरियल है, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हर साल जो पेपर होता है उस पेपर की रिक्रिएशंस होती हैं, टीचर्स बैठते हैं, उस रिक्रिएशन को सामने रखते हैं और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस और डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस के फिर आंसर्स और रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं और फिर वो ऐप के ऊपर अपलोड कर देते हैं ताकि बच्चे आसानी से प्रैक्टिस कर लें। फिर इसके बाद आपके पास आता है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग कैसे होती है, टेस्ट की रिपोर्ट्स कैसे बनती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट हम इसको नाम देते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया हमारे 3 फ्लेवर है, एक तो चैप्टर टेस्ट, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर एक ग्रैंड टेस्ट। जब ये टेस्ट हो रहे होते हैं तो ड्यूरिंग सेशन ही हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें बच्चे की जो फर्स्ट ईयर की या एज की परसेंटेज और ग्रेड्स होते हैं उनको सामने रखते हुए, और जो बच्चे ने अभी तक की हमारे पास परफॉर्मेंस दी होती है, जिसमें हमने मॉक टेस्ट लिए, चैप्टर टेस्ट लिए, ग्रैंड टेस्ट लिए, उनको सामने रखते हुए एक हम बनाते हैं प्रेडिक्टेड स्कोर। इस प्रेडिक्टेड स्कोर में टीचर्स की राय से ये बात सामने आती है कि ये बच्चा इस वक्त तक, फॉर एग्जांपल आपने हमसे प्रिपरेशन स्टार्ट की अगस्त में और हम आपको मार्च में ये बता रहे हैं कि बेटा इस वक्त तक जो तुमने तैयारी की है उससे तुम MD कैट में इतना स्कोर कर लोगे। तो अगर मैं अभी मार्च में बता रहा हूँ तो अभी उसके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इतने सारे महीने हैं कि वो बआसानी अपनी कमी को पूरा कर सकता है। जहाँ जहाँ उसने चीज़ें मज़ीद करनी है वो उसके लिए टाइम मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ ना बताऊँ उसको और मैं जाके उसको अगस्त में ये रियलाइज़ करवाऊँ कि भाई तुम्हारा तो ग्रैंड टेस्ट में स्कोर ही नहीं आ रहा, ये देखो तुम्हारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, तो इस बात से कोई फ़ायदा नहीं होना। इससे तो उस बच्चे में डर, खौफ और कॉन्फिडेंस की कमी आनी है कि जब वो ये चीज़ अगस्त में लेगा तो अगस्त में वो क्या करे, इस बात को सुन के क्या करे कि तुम्हारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा। तो इसलिए ये शीट हम बनाते हैं पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट और इसके अंदर बच्चे को बता देते हैं कि तुम्हारा प्रेडिक्टेड स्कोर ये है। फिर उसके बाद अगले महीने फिर बता देते हैं कि ये है। फिर उसके बाद हम उसको बताते हैं अब तुम्हारा टारगेटेड स्कोर ये है, तुम अपने टारगेट स्कोर से इतने मार्क्स पीछे हो। तो जब वो अपने मार्क्स को देखता है कि 20 नंबर कम है, 15 नंबर कम है, 25 नंबर कम है, तो उस लिहाज से फिर वो अपनी तैयारी को मज़ीद क्या करता है, बेहतर बनाता है। और अगर आप किसी ऑनलाइन YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, आप किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब देखने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन की थी, अपने ट्रैक की और पैटर्न डिसाइड किया था पढ़ने का, वो ऐसा किया था कि फ्री मतलब बिल्कुल ही आज़ाद माहौल में ना, कि आपको कोई कुछ ना कहे और आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ते रहें, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करें। तो उस मर्ज़ी में फिर आपको ये बात बताने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है कि बेटा तुमने अभी तुम इतना स्कोर कर सकते हो, आगे तुम ये और कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा ये स्कोर अच्छा आ जाएगा। तो ये हमारी टेस्टिंग होती है और इसमें फिर हम एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपके जो स्टूडेंट है उसका डिज़ायर कंप्लीट होने में बस इतना सा और काम रह गया, ये काम और मज़ीद कर लें तो इंशाल्लाह ये डिज़ायर अचीव कर लेंगे। तो ये रिपोर्टिंग हमारे पास भी मौजूद होती है और जब पेरेंट्स हमसे रब्ता करते हैं तो ये वो रिपोर्ट्स बआसानी हासिल कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आती है स्टूडेंट्स की जो जनरल क्वेरीज होती हैं। क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस के दौरान ही साथ साथ उन बच्चों को किसी ने सोशल मीडिया ने कहीं से कोई बात बता दी है, अब वो परेशान है, वो उस बात को फॉलो करें या छोड़ दें, इग्नोर कर दें, क्या करें। इसके लिए हमारे मेंटोर्स, हमारा एडमिन और हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। इन तमाम ग्रुप्स में, इन तमाम चैनल्स से बच्चे को हम ग्रुप्स की सूरत में भी और 1-on-1 भी हमेशा उसकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी क्वेरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने दिमाग में कोई बात लेकर बैठा है, अटक गया है, तो उसको वहाँ से निकालना होगा। अगर वो निकलेगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी MD कैट की रजिस्ट्रेशन और MD कैट की फॉर्म सबमिशन और MD कैट में किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड होती है। ये एक अलग ही मामला है जो बच्चे को हम फैसिलिटेट करते हैं और उसको 1-on-1 भी और ग्रुप में भी ये बातें बता रहे होते हैं।
कि आपने अगर MD-CAT की तैयारी करनी है तो उसके लिए कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, कहाँ आपने जाके फ़ीस सबमिट करनी है, किस तरह आपने ये फॉर्म सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में किन बातों का ख्याल रखना है, ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। साथ ही जो स्टडी ग्रुप है, इन स्टडी ग्रुप्स में बच्चे के जहन में, जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ये सारे टेस्ट होने के बाद अगर उसके वो कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी भी उसको समझ नहीं आ रहे, तो वो हमने स्टडी ग्रुप बनाते हैं। उस स्टडी ग्रुप में बच्चे उन MCQs को डिस्कस करते हैं जो कि उनसे अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है, या क्लासेस के बाद भी सॉल्व नहीं हुए, या कहीं और प्रैक्टिस मटेरियल में उन्होंने देखनी है, तो वो भी हम उस स्टडी ग्रुप में सॉल्व करवाते हैं। सीनियर्स भी हैं जो उसके अंदर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, टीचर्स भी हैं जो उसमें हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी क्वेरीज को बआसानी हल कर लेते हैं। इसके साथ अब बात आती है कि जब MD-CAT बच्चा कर लेता है और MD-CAT करने के बाद हमारे पास वो अक्टूबर का टेस्ट दे लेता है, और टेस्ट देने के बाद अगर उस कंपटीशन में वो MBBS की सीट हासिल ना कर सके तो क्या उसके तमाम रास्ते बंद हो गए, उसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ असल काउंसलिंग आती है कि उस बच्चे को सहारा दिया जाए, उस बच्चे को बताया जाए कि अभी तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं और तुम उन रास्तों पे जाकर अपने करियर को बहुत आसानी से आगे ले जा सकते हो। अब उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें BS के तमाम प्रोग्राम्स हैं। हर यूनिवर्सिटी MBBS और BDS के साथ साथ BS के प्रोग्राम्स भी करा रही है। BS न्यूट्रिशन होता है, BS स्पीच थेरेपिस्ट होता है, BS फार्म डी होता है, BS के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको हर यूनिवर्सिटी से फिर मिलेंगे। तो उन तमाम प्रोग्राम्स की अहमियत, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, उनकी मार्केट वैल्यू, ये तमाम चीज़ें हम उस बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप पर, फिज़िकली कैंपस पर, तमाम जगहों जहाँ पर भी वो पहुँच सकता है वो हम तक पहुँचता है, और हम उसको सर्व करते हैं। हम उसको बताते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास चांसेस हैं, तुम इस यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई कर सकते हो, अपने एडमिशन के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, और साथ में जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट की हेल्प, कि अब अगर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट है या डाउ का टेस्ट है अदर प्रोग्राम्स के लिए, तो उसकी हेल्प हम उस बच्चे को करते हैं, थ्रू मटेरियल भी करते हैं, थ्रू गाइडलाइंस भी करते हैं। तो इस तरह से वो, अगर वो MBBS और BDS में नहीं कामयाब हो सका तो फिर वो अदर प्रोग्राम्स में कामयाब होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि MD-CAT के प्रोग्राम का कंप्लीट हिस्सा होती हैं। जो मैंने शुरू में आपको बात की थी कि MD-CAT का प्रोग्राम MBBS BDS के लिए लाजमी होता है, दूसरे प्रोग्राम्स के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन इसी की तैयारी से दूसरे प्रोग्राम्स भी कवर हो जाते हैं। मेरी तरफ से आखिरी वर्ड्स इस वीडियो में यही है कि आप टाइम को अपना कवर करने की कोशिश करें, टाइम ज़ाया ना करें। अक्सर जो मैंने बात बताई आपको कि अगस्त में अगर स्टार्ट नहीं करेंगे, सितंबर में करेंगे, तो एक महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह ना करें, इसको डिले नहीं करें। और दूसरा, जो घर बैठ के प्रिपरेशन करने का एक मिजाज बनता जा रहा है ना, इसको तोड़ें। ये जो कंफर्ट जोन में आप बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक चीज़ इतनी एनर्जी मांगती है, इतना टाइम मांगती है, इतनी कॉस्ट मांगती है, तो फिर उसकी वैल्यू भी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने इन तमाम चीज़ों को लाजमी आप नज़र में रखें। ये ना हो कि आप घर बैठ के ऑनलाइन चैनल से, किसी यूट्यूब चैनल से MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा ख़तरा है। बहुत सारे लोग हैं जो फीडबैक देते हैं, बताते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है बाद में कि अगर ये बच्चा पहले मिल जाता तो मैं इसको समझा देता कि बेटा तुमने तो काम ही ऐसा किया ना कि तुम घर बैठ के तैयारी कर रहे थे। घर बैठ के तैयारी नहीं होती, इसके लिए भी ऐसे ही निकलना होता है जैसे A-levels किया आपने, जैसे आपने इंटर किया, बल्कि इससे ज़्यादा आपको टाइम देना है, इससे ज़्यादा आपको फोकस करना है। उम्मीद है कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी और आप जो है वो कोशिश करेंगे कि इन पर अमल भी करें। तो ये जो मैंने आपके सामने तमाम MD-CAT की जर्नी रखी कि इन स्टेप्स से, डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेकर और ग्रैंड टेस्ट तक, फुल लेंथ ग्रैंड टेस्ट तक, जब बच्चा हमारे प्रोग्राम से गुजरता है तो फिर वो एक अच्छे रिजल्ट्स भी लाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तमाम सालों से आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे हमारे पोजीशन होल्डर्स भी हैं, और सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं MD-CAT के रिजल्ट्स में बात करता हूँ कि देखो, पोजीशन लाने से ठीक है, अच्छी बात है, पोजीशन आ गई आपकी, टॉप पोजीशन में आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इदारे की जो क्वालिटी है ना एजुकेशन की, या उसके रिजल्ट्स हैं, वो उसके सक्सेस रेशियो से पता चलते हैं कि मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो 100 में से कितने स्टूडेंट्स थे जो कि डाउ, JSMU, KMDC इन इदारों में एडमिशन लेने में कामयाब हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो हमारा 2024 था उसमें 90.07%
ये रिज़ल्ट था IB GAT का। इससे पहले 88%, इससे पहले 87%। तो ये सक्सेस रेशो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 80+ पे ही मेंटेन किया हुआ है। और इसकी वजह यही है कि मैंने तमाम चीज़ आपको बताई, डायग्नोस्टिक से लेकर फुल लेंथ तक तमाम एक एक पॉइंट्स पर नज़र रखना, फोकस रखना, बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ देना कि वो पढ़ता है तो पढ़े, नहीं पढ़ता तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने तो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब अगर करने वाला हो तो कर लेगा, नहीं करने वाला हो तो अल्लाह मालिक। तो ये चीज़ हम कोशिश करते हैं, ये वाला मिजाज हमारे इदारे का नहीं है। हम कोशिश यही करते हैं कि हम पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी चीज़ों की अहमियत बताएं, वैल्यू बताएं और उसको काम करवाने पर मजबूर करें। हाँ, अगर वो भाग जाए, वो हमें छोड़ के चला जाए तो फिर ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी मोटिवेशन, हमारी काउंसलिंग, हमारी मेंटोरिंग, हमारी गाइडलाइंस इस बात को सपोर्ट करती हैं कि बच्चे ने अगर यहाँ इदारे में जिस उम्मीद से एडमिशन लिया है उसकी उम्मीद पूरी की जाए। तो रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर कर लिए और बाकी चीज़ें भी, पूरी प्रिपरेशन भी कैसे होती है वो भी आपके साथ शेयर कर ली। उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम बातों से आप लोग फ़ायदा हुआ होगा और आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।